सुनो, थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, ऐतिहासिक भौतिकवाद, और इसका कंसेप्ट है इकोनॉमिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। इतिहास की आर्थिक व्याख्या, इतिहास की आर्थिक व्याख्या। और इकोनॉमिकल बेस पर, आर्थिक आधार पर मार्क्स अब तक के इतिहास को 6 पार्ट में डिवाइड करता है। पहला, प्री कम्युनिज्म स्टेज, आदिम साम्यवाद, स्लेव सिस्टम, दास्ता, उसके बाद फ्यूडो सिस्टम, सामंती व्यवस्था, उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवाद, उसके बाद सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन। क्या चीज? ये तो सामंती व्यवस्था है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन, उसके बाद सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। यही है ना? एक चीज ध्यान रखना, यही डेवलपमेंट है। जो चीज जैसे जी तबस्सुम, तुम किससे बनी हो? मिट्टी से। मिट्टी से बनी हो तो तुम्हारा डेवलपमेंट तब तक होता रहेगा जब तक मिट्टी में विलीन नहीं हो जाओगे। वही चीज यहां पर भी है, वही चीज यहां पर भी है। ये स्टेज क्लासलेस है, एक्सप्लॉयटेशनलेस है, स्टेटलेस है। और यहां से तब यहां पर क्या है? यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर क्या हो रहा है जी खुशबू? इसके बीच और इसके बीच यहां पर ओरिजिन ऑफ प्रोडक्शन मेथड, ओरिजिन ऑफ प्रोडक्शन मेथड यानी उत्पादन प्रणाली की उत्पत्ति हो रही है। और उत्पादन प्रणाली की उत्पत्ति कैसे हो रही है? किस लिए हो रही है? फर्स्ट टाइम दैट इज द इन्वेंशन ऑफ आयरन। तो जब आयरन की उत्पत्ति हो रही है, तो ये जब हो रहा है तो कृषि का आविष्कार हो रहा है। तो अब तक जब व्यक्ति, अब तक जो मूविंग था, मूविंग टू वन प्लेस टू अदर प्लेस, ठीक, क्या कहा जाता है, क्लॉथलेस था, इस तरह से, यानी कोई सिविलाइज्ड कल्चर नहीं था। ठीक, इसको क्या कहते हैं आज के मूविंग नेचर फॉर द वन प्लेस टू अदर प्लेस। आज इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ, इसे क्या कहते हैं? अरे यार, आज इसको कहते, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीटी में। झूम एग्रीकल्चर, झूम कृषि, शिफ्टिंग, जो शिफ्टिंग एक स्थान से दूसरे, और ये असम और नॉर्थ ईस्ट एरिया में पाई जाती है, ट्राइबल्स एरिया में। मैं तो उसमें भी यही हो रहा है ना कि ट्रांसफर टू वन प्लेस टू अदर प्लेस हो रहा है। उस समय एक जगह पर आ रहे हैं, और उस समय का जो नॉर्म्स था कि प्रोडक्शन कैपेसिटी लॉस हो रही है, इसलिए दूसरे जगह पर जा रहे हैं लोग। आज भी यही कंसेप्ट है, झूम एग्रीकल्चर का यही कंसेप्ट है ना, ट्राइबल्स एरिया में, कि एक स्थान से दूसरे स्थान को रिप्लेस करते हैं लोग। लेकिन तुम सहारा के रेगिस्तान से आई हो कि थार के रेगिस्तान से? वो भी रेगिस्तान है। जब अगर ये चीज बोल रही है, ट्राइबल्स के लिए कोई जमीन नहीं है, उनका एक कंसेप्ट होता है जल, जंगल, जमीन। ये 3 चीजें हैं उनके लिए।
इसलिए कोई भी सिस्टम, कोई भी व्यवस्था, कोई भी गवर्नमेंट अगर इन तीनों में इंटरफेयर करती है तो उसके अगेंस्ट ट्राइबल्स हो जाते हैं। और नहीं मालूम है तो इसके एरिया में पूछ लो, इसके एरिया में थारू ट्राइबल्स रहते हैं। इसके एरिया में ट्राइबल्स की मेजोरिटी है, श्रावस्ती में थारू जनजाति, यानी समझ रहे हो, और बहुत है ना। और वहां पर तुम समझ लो कि 5 साल के बाद उनका स्थान रिप्लेस होता रहता है कि नहीं, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह, वो हमेशा उनका नेचर ही यही चीज होती है। इसी को झूम एग्रीकल्चर कहते हैं। तो ये जो मोबाइल कल्चर था, इस मोबाइल कल्चर को एग्रीकल्चर के इन्वेंशन ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब मूविंग कंसेप्ट स्टेबिलिटी में आ गई। हाँ, पूरा का पूरा सेटलमेंट हो जा रहा है, ठीक। अब जब एक जगह सेटलमेंट हो रहा है या स्टेब्लिशमेंट हो रहा है तो कल्चर, सोसाइटी, फैमिली, तमाम प्रकार के नॉर्म्स क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं। यहीं से डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू होता है। उसके बाद स्लेव सिस्टम आता है, क्योंकि स्लेव सिस्टम में स्लेव है और ओनर, मास्टर है। ऑनर या स्लेव, मास्टर या स्लेव, यानी दास और स्वामी, ये दो लोग आते हैं। मास्टर वे लोग हैं जो ओनर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड या ओनर ऑफ लैंड है। भूमि के स्वामी स्वामी है, और उस भूमि पर काम करने वाले लोग क्या है, स्लेव है, ठीक। तो वहां पर भी भूमि के स्वामी लोग स्लेवों का शोषण करते हैं, ठीक। फिर मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ तो स्लेव सिस्टम कन्वर्ट हो गया किसमें, फ्यूडो सिस्टम में। मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो, कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर हो गई, और छोटे छोटे एग्रीकल्चर लैंड बड़े बड़े एग्रीकल्चर लैंड में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए, ठीक। अब यहां तक, यानी फ्यूडो सिस्टम तक प्रोडक्शन मेथड ट्रेडिशनल था। प्रोडक्शन मेथड क्या था, ट्रेडिशनल था। और ट्रेडिशनल प्रोडक्शन मेथड का मतलब होता है टाइम टेकिंग। और टाइम टेकिंग का मतलब क्या होगा, अगर किसी चीज के उत्पादन में समय ज्यादा लगता है तो इसका मतलब क्या होता है कि उत्पादन और उत्पादनकर्ता या जो उत्पादन करता है उस व्यक्ति का इमोशनल अटैचमेंट उस प्रोडक्शन में आ जाएगा। जस्ट लाइक एक एग्जांपल देता हूं, सड़क पर रहने वाले कुत्ते के साथ आपका इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है, लेकिन घर पर पालतू कुत्ते के साथ आपका इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। जिस कॉपी पर लिख रहे हो, इस कॉपी के लिखने के साथ आपका इमोशनल अटैचमेंट होगा, लेकिन इसी कॉपी का फोटो स्टेट करा लो, नहीं होगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो टाइम टेकिंग वाला में ये कंसेप्ट आ जाए। इसलिए मार्क्स कहता भी है कि एक किसान जब अपने परिश्रम से अपने एग्रीकल्चर लैंड में ग्रीनरी देखता है तो कहता है ना, क्या कहता है, किसी को दिखाने जाता है तो कहता है कि देखो ये मेरे परिश्रम का परिणाम है, यानी रिजल्ट ऑफ द लेबर। ये सबसे बड़ा इंपैक्ट है मार्क्स का। इसलिए मार्क्स को यह कह देना कि मार्क्स एज ए ओनली फॉर द रिवोल्यूशनरी थिंकर गलत है। मार्क्स रिवोल्यूशनरी के साथ ह्यूमनिस्टिक थिंकर भी है, मानवतावादी भी है, क्रांतिकारी ही नहीं है। और मैंने साथ तुम लोग को बताया भी था कि मार्क्स कितना बड़ा ह्यूमनिस्टिक थिंकर था। मार्क्स की सिचुएशन समझो,
मार्क्स की मां थे, 2 बच्चे थे, उनकी पत्नी थी। जब प्रसा से उन्हें निकाला जाता है तो प्रसा में ही उसने एंजल्स से मुलाकात होती है। एंजल्स बहुत बड़ा कैपिटलिस्ट है। मार्क्स जब प्रसा से निकाल दिया जाता, क्योंकि प्रसा गवर्नमेंट के विरुद्ध जब उसने रिवोल्यूशनरी थॉट देना शुरू किया तो वहां की गवर्नमेंट उसको निकाल देती है, प्रसा की। ठीक, अब वहां से वो ब्रिटेन आता है और ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका है, क्योंकि मार्क्स की थॉट ही आती है 1843 या 44 में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1844 का किताब है। अब यहां पर थोड़ा मोड़ा किसी तरह से काम करके अपने लाइफ को सरवाइव कर रहा है। लाइफ को सरवाइव करते समय पहले उसकी मां मरती है, नहीं टूटता है। दोनों बच्चे मरते हैं, नहीं टूटता है। लेकिन जब उसकी पत्नी मर जाती है तब टूट जाता है। और तब कहता है, अपने मित्र एंजल्स को लेटर लिखते हुए कहता है कि इस सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन की लड़ाई लड़ने से मुझे मिला क्या? मैं तो एकदम अकेला हो गया। और यहीं पर वह ह्यूमनिस्टिक थॉट देता है, थ्योरी ऑफ एलिनेशन, अलगाववाद का सिद्धांत। जब एकदम टूट गया है कि पूंजीवादी व्यवस्था यानी कैपिटलिस्ट स्टेज केवल इकोनॉमिकल बेस पर ही बुरी नहीं है, बल्कि ह्यूमनिस्टिक बेस पर भी क्या है, बुरी है। इसलिए इस व्यवस्था को जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस व्यवस्था को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। और इसलिए मार्क्स इस सिस्टम को चेंज करने के लिए किस टूल्स को अपनाता है? रिवॉल्यूशन को। क्योंकि रिवॉल्यूशन में क्या होता है, एट वंस चेंजिंग होती है, एट वंस चेंजिंग हो जाती है। ठीक, चेंजिंग होती रहती है, लेकिन जब चेंज लास्ट स्टेज में जो चेंजिंग होगी वह एट वंस होगी। जैसे सपोज एक बाउल को लो, उसमें पानी रखो, उसको गैस पर रख दो, क्या तुरंत स्टीम बन जाएगा? तुरंत तो बनेगा नहीं, धीरे धीरे चेंजिंग होगी। लेकिन वह चेंजिंग क्या आप अपनी नंगी आंखों से, नेक्ड आई से देख सकते हो? कब आप आभास करोगे? जब दिखेगा तब कहोगे कि परिवर्तन हो रहा। तो ये परिवर्तन एट वंस हुआ कि स्लो डाउन पर चेंजिंग है? एट वंस चेंजिंग है। भाई पानी से भाप बनना क्या है? एट वंस चेंजिंग है ना। ठीक, उसी प्रकार जो ड्रेस पहने हो तुम लोग, ये इसमें स्लो डाउन चेंजिंग हो रही है, लेकिन ये इसका अनुमान आप नहीं लगा सकते हो। लेकिन जब ये एकदम चेंज होगा तब आप कहोगे यूजिलेशन। पानी का बर्फ में बनना ये भी धीरे धीरे होता है, लेकिन बर्फ एकाएक बनेगी। पानी से बर्फ क्या होगी? एकाएक बनेगी। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये सब स्थितियां हैं और इन सभी स्थितियों के आधार पर मार्क्स कहता है कि क्रांति ही इंपॉर्टेंट टूल्स होगा जो कैपिटलिस्ट सिस्टम को सोशलिस्ट में कन्वर्ट करेगा। क्योंकि कैपिटलिस्ट पर्सन किसी भी स्थिति में जनरल रूप में वह अपने ओनरशिप को रिजाइन नहीं करेंगे। इंग्लैंड का नहीं हुआ था। अब ये तो रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में ही अपना थॉट देता है और इंग्लैंड में नहीं हो पाता है। इसलिए कहा जाता है कि मार्क्स जिस जगह पर थॉट दिया उस जगह पर तो रिवॉल्यूशन हुआ ही नहीं।
और रिवॉल्यूशन हो गया सोवियत संघ में जाकर। तो ऐसा रीजन क्या है? तो रिवॉल्यूशन क्यों नहीं हुआ? नहीं, यहां से स्टार्टिंग हो जाती है एंटोनियो ग्राम्सी का, यहां से कि इंग्लैंड में रिवॉल्यूशन क्यों नहीं हो रहा है, यहां से थॉट मिल जाएगा आपको एंटोनियो ग्राम्सी का। और ग्राम्सी इटालियन मार्क्सिस्ट थिंकर है जो मुसोलिनी के अगेंस्ट में अपने विचार दिया। जब मुसोलिनी के अगेंस्ट में विचार दिया तो मुसोलिनी ने उसे जेल में बंद कर दिया, और जेल में जब डाल देता था वहीं पर अपनी एक किताब लिखता है, और उसकी किताब का नाम है द प्रिजन नोटबुक, यानी जेल की आत्मकथा। समझ रहे हो? और उसमें उसने ये कहा कि यूरोप में क्रांति क्यों नहीं, यानी व्हाई द रिवॉल्यूशन इन यूरोप। समझ रहे हो ना? तो क्यों? तब ग्राम्सी कहता है कि पूंजीपति केवल इकोनॉमिकल बेस अपने ओनरशिप को स्टेबल नहीं करते हैं, सिर्फ इकोनॉमिकल बेस पर अपने ओनरशिप को नहीं बनाते हैं। इकोनॉमिकल बेस पर ओनरशिप का स्टेब्लिशमेंट करने के पश्चात उस ओनरशिप को स्टेबल या परमानेंट बनाए रखने के लिए वह सिविल सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट लेते हैं। और सिविल सोसाइटी का इंस्टीट्यूशन क्या है? फैमिली है, स्कूल है, धर्म है। और यहां पर किस चीज का एजुकेशन दिया जाता है? तुम्हें घर में क्या पढ़ाया जाता है जी? क्या शिक्षा दी जाती है? घर में किस चीज के कल्चर मिलते हैं, किस चीज का एजुकेशन मिलता है तुम्हें? वहां पर एक एजुकेशन मिलता है कि हमेशा अपने बड़ों की आज्ञाओं का पालन करो। ये मिलता है ना, चाहे वो स्कूल जाओ, चाहे धर्म में दो, चाहे फैमिली में दो। यही एजुकेशन सबसे कि हमेशा अपने बड़ों का क्या करो? सम्मान करो। समाज में बड़ा कौन है? पैसा है, और वो पैसा कौन है? कैपिटलिस्ट है। तो जब एजुकेशन ये मिल रहा है कि बड़ों का सम्मान करो और समाज में सबसे बड़ा कैपिटलिस्ट है, तो उस कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट में रिवॉल्यूशन होगा क्यों? कि लड़का बहुत संस्कारी है, बहुत अपने बड़ों का आज्ञा हमेशा मानता है, और इसी तरह खुश रहो बेटा, और इसी तरह अपने बड़ों का सम्मान करो। यही सेंटेंस बोलते हैं ना। और समाज में बड़ा है कौन? पंडित जी ने। इसलिए हमेशा लोगों के मस्तिष्क में अपने वर्चस्व का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। तो तुम्हारे पास स्पिरिचुअल फोर्सेस कहां से आएगा? गांधी यही है, यहीं पर गांधी हैं। और गांधी को समझने के लिए स्पिरिचुअल फोर्सेस को जानना जरूर। इसलिए गांधी कहते हैं कि जब मैं खुद अपने आप नैतिक नहीं होऊंगा तो दूसरे को हम कैसे ऑर्डर दे सकता हूं? इसलिए गांधी किसी भी मूवमेंट की शुरुआत करते हैं तो वह पहले अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इस मूवमेंट से मुझे कितना पेन हो रहा है, तभी तो मैं दूसरे को जब इसके लिए कहूंगा तब मैं उसके पेन को अनुभव कर सकता हूं। गांधी की महानता यह है, अगर हम आपसे कहूं कि सत्य बोलिए और हम ही झूठ बोल पाओ, तो हम इसको बोलने के लिए अपना आत्मबल आप पर कैसे लगा पाएंगे? मैं आपके क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहा हूं, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने का नैतिक फोर्स कहां रख पाऊंगा? बताइए, है कि नहीं? और आप अगर किसी क्वेश्चन का, हमारे पूछे हुए क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते हैं, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछने का मोरल राइट रखते हैं? ये सबसे बड़ा इंपैक्ट है, सबसे बड़ा। इसलिए गांधी को समझने के लिए यह समझना जरूरी है
कि गांधी किसी भी मोमेंट की जब स्टार्टिंग करते हैं तब वह यह देखते हैं कि उसका क्या हो, कहां जा रही है। अच्छा, अच्छा तुम हमारे टेंशन में मत रहो, समझ लो। इसलिए गांधी जब भी किसी चीज को देखते हैं तो वह गांधी अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट, इसलिए उनकी किताब का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, उस सत्य की खोज करना। इसलिए बिना स्पिरिचुअल फोर्सेज को लेकर, बिना आत्मीय बल को लेकर आप किसी भी व्यक्ति से नैतिक रूप में उसे बाध्य नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। तो मार्क्स की पोजीशन यही है। इसलिए मार्क्स यहां पर, अगर इस जगह पर यहां तक रियलिस्टिक है तो यहां से यहां तक ये डेवलपमेंट प्रोसेस है, और व्यक्ति डेवलपमेंट करते 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 उसी चीज में जाकर समाप्त हो जाता है जिस वस्तु से बना होता है। जैसे मोबाइल का डेवलपमेंट अपग्रेड होते होते एक समय यूजलेस हो जाता है, वो भी तो शुरुआत तो उसी से हुई है। व्यक्ति भी अपना डेवलपमेंट करते करते उसी भौतिक तत्वों में विलीन हो जाता है जिस भौतिक तत्व से बना है। तो जब जिससे बना है उसी में विलीन, तो डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है। इसीलिए एक कंसेप्ट आता है यहां पर, बेसिकली हीगल का कंसेप्ट है, यह है स्पिरिट, स्पिरिट और सोल, ठीक। और एक है यूनिवर्सल स्पिरिट, ये है आत्मा, और ये है विश्वात्मा। विश्वात्मा सनी देओल वाली नहीं है। सनी देओल की मूवी है ना विश्वात्मा, अब क्या देखता है तुम लोग मूवी, हाँ? अरे नहीं, अच्छी मूवी थी। ये है गॉड, ये है मैन, ये पे। तो यहां पर कहा जाता है कि स्पिरिट इज द स्मॉल पार्ट ऑफ द गॉड, यूनिवर्सल स्पिरिट। आत्मा, विश्व आत्मा का एक छोटा सा पार्ट है, और ये आत्मा अपना डेवलपमेंट करते करते, इसके डेवलपमेंट का टॉप स्टेज है कि जिस विश्व आत्मा से ये निकली है उसी में अपने आप को खत्म कर दे, उसी में अपने आप को इन्वॉल्व कर ले। डेवलपमेंट का प्रोसेस यही है ना। तो डेवलपमेंट प्री कम्युनिज्म स्टेज से चल रहा है, जो क्लासलेस सोसाइटी है, एक्सप्लॉयटेशन लेस है, स्टेट लेस है कि नहीं। और कम्युनिज्म भी क्या है, क्लासलेस है, स्टेटलेस है, एक्सप्लॉयटेशन लेस है। तो ये सिस्टम जाकर कहां मिल जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जवाब था कि जो वस्तु जिससे बनती है उसी में जाकर अपने आप को क्या करती है, समाप्त कर देती है। हाँ, जहां से स्टार्ट हुई है वहीं पर। जैसे जस्ट लाइक एक मिट्टी का टुकड़ा लो, और ये मिट्टी का टुकड़ा डिफरेंट एटम्स मिला है। इस मिट्टी के टुकड़े में तब तक डिवीजन होता रहेगा जब तक कि वह एक एटम न बन जाए। ये तो प्रूफ है ना
कि कोई भी पार्टिकल्स तब तक डिवाइड होता रहेगा जब तक कि जिस एटम से उस वस्तु का फॉर्मेशन जिससे हुआ तब तक डिवीजन न हो। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, सोशल जस्टिस ऑफ द हाफ हाउस सोशल जस्टिस। इसके बाद रॉल्स है, नहीं अब लिखवा खत्म करेंगे कि जब ये नहीं कहेगी जब सिलेक्शन हो जाएगा तो कल लाना घूस ले लेंगे, आज रहने तो बहुत हो गया है? पेट भर जाएगा? पेट तो कभी भरेगा नहीं, नहीं भरेगा, नहीं भरेगा यार। जिस दिन अगर भर गया उस दिन तुम्हारा डेवलपमेंट रुक गया। चलो, ब्रिटिश राजनीतिक विचारक हाबहाउस, ब्रिटिश राजनीतिक विचारक। कॉलेज जाना है कितने बजे? 15 मिनट में पहुंच जाएगा, इसीलिए हेलीकॉप्टर से इसीलिए जल्दी पहुंच जाएगा। हाँ, ब्रिटिश राजनीतिक विचारक हाबहाउस अपनी पुस्तक द एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस में सामाजिक न्याय के विभिन्न तत्वों का विश्लेषण किया। पहला, व्यक्ति और व्यक्ति के मध्य विभेद नहीं किया जाना चाहिए। विभेद, अलगाव, तत्वों का विश्लेषण किया। पहला पॉइंट है, व्यक्ति और व्यक्ति के मध्य विभेद नहीं किया जाना चाहिए। सभी को अपने आत्मविकास का या आत्मविकास के लिए समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। आत्मविकास के लिए समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। ये सब 19वीं सेंचुरी के हैं सर। अर्थात सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान हो, तथा विधियों का समान संरक्षण प्राप्त हो। दूसरा पॉइंट, व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का शोषण न किया जाए। व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का शोषण न किया जाए। नेक्स्ट, सामाजिक न्याय इस तथ्य पर बल देता है कि समाज के कमजोर वर्गों के विकास के लिए राज्य को विशेष प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे वह समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। इसलिए राज्य को सकारात्मक विभेद की नीतियों का अनुसरण करना चाहिए। नेक्स्ट, सामाजिक न्याय अल्पसंख्यक वर्गों को अपने हितों का संरक्षण प्राप्त, जिससे वे अपनी भाषा लिपि और संस्कृति की रक्षा कर सके। और लास्ट पॉइंट है, सामाजिक न्याय का आदर्श मानव कल्याण के आदर्श से भिन्न नहीं है। इसके लिए आवश्यक है राज्य कार्य की यथोचित दशाएं यानी ऐसी परिस्थितियां दे, यथोचित दशाएं
सुनिश्चित करे जिससे सभी को सामाजिक व सांस्कृतिक विकास के अवसर उपलब्ध हो, सार्वजनिक स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा हो, स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा हो तथा नागरिकों के शैक्षणिक उन्नति का उचित प्रबंध किया जाए। और लास्ट हेडिंग डाल दीजिए, सोशल जस्टिस ऑफ रॉल्स, जॉन जे रॉल्स। इसके बाद एक थिंकर बचेंगे, अंबेडकर।